तो मेरा जो एम है, मेरा जो पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का, ये उनके लिए है जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं, लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उनका, तो सीबीटी एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले होंगे इनके आप सभी के, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका सीबीटी का एग्ज़ाम जरूर होगा। तो आपके लिए ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 15-15 मिनट की वीडियो कुछ आएंगी, लगभग 5 या 7 वीडियो या 10 वीडियो मैक्सिमम आ सकती है 15-15 मिनट की। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सभी को मैं कराऊंगा 15-15 मिनट के अंदर, 40-40, 50-50 क्वेश्चन। और आपको ये तरह से ये वीडियो को इस तरीके से देख लेना है, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट्स भी मैं आपको बताते जाऊँगा जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, चलो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ जैसे कि आप सामने थंबनेल देख रहे हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर स्टूडेंट, मतलब ये जो वीडियो है इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के जो आईटीआई में हैं बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में हैं और उनका एग्जाम है सीबीटी का, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ओके, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन आपको करा दूं। ओके, मेरा नाम राजकुमार है, ठीक। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ एक्स, मतलब कि ये एक डीसी जनरेटर का पार्ट होता है, ठीक, जिसमें एक्स का ये पूछ रहा है कि एक्स का जो है एक्स है, एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो एक्स जो है ना, ये तो नीचे वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, ये होता है कम्यूटेटर्स, ठीक है। और ये कम्यूटेटर रेजिन होती है, क्या होती है, कम्यूटेटर रेजिन। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, देखो कम्यूटेटर रेजिन जहाँ दिखा होगा वो आपका आंसर होगा। ओके, तो देखो कम्यूटेटर राइजर, राइजर रेजिन कह लो या राइजर, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। और ये जो ऊपर दिख रहा है ये कम्यूटेटर होता है। ओके, कम्यूटेटर, सी ओ, कम्यूटेटर, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर, इस वाले डीसी जनरेटर का नाम क्या है। देखो क्या है कि ये कंपाउंड जनरेटर है, ठीक है। कंपाउंड में कौन सा है, लॉन्ग शंट है, क्योंकि दोनों आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है। उसके बाद पैरेलल में क्या, शंट फील्ड वाइंडिंग है ऊपर, ठीक है। और जो करंट की डायरेक्शन है दोनों फील्ड में अपोजिट है एक दूसरे के, तो डिफरेंशियल हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, समझ में, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कौन से नियम का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, देखो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग का नियम करते हैं, राइट हैंड का नियम, ठीक है। और मोटर के लिए क्या, रोटेशन की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए लेफ्ट हैंड का नियम करते हैं। तो यहाँ पर क्या जनरेटर है, क्या दिखा, देखो यहाँ पर डीसी जनरेटर, तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम, कौन सा, फ्लेमिंग का राइट हैंड का नियम। उसके बाद देखिए, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटिंग ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर के अंदर ईएमएफ की कैलकुलेशन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला को मौखिली में आपको बता दो, 5ZNP/60A होता है। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला आप देखिए कौन सा होगा। देखो जनरेटिंग ईएमएफ जो 5ZNP/60A, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर, मतलब डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ है उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो जो बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, एक तो ये होता है ईबी बराबर, देखो ईबी बराबर एक तो 5ZNP/60A, ठीक है। तो यही फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये जनरेटिंग ईएमएफ का भी होता है। और मोटर के लिए क्या होता है, मोटर के आर्मेचर में बैक ईएमएफ उत्पन्न होती है, तो वो फॉर्मूला एज ए जनरेटर का फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है, बैक ईएमएफ में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईबी तो सब में ही है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको। एक और फॉर्मूला होता है जनरेटिंग ईएमएफ का, वो क्या होता है कि जो सप्लाई हम देते हैं ना, सप्लाई वी, सप्लाई वोल्टेज, वो देखो एक तो आर्मेचर में, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसमें ड्रॉप हो जाता है, जिसे IARA कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बैक ईएमएफ में सारा का सारा जो वोल्टेज है, जो सप्लाई है हमारी, वो बैक ईएमएफ में जनरेट हो जाती है और कन्वर्ट होने लगती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी V मतलब सप्लाई वोल्टेज है, वो बैक ईएमएफ तथा आर्मेचर में ड्रॉप दोनों के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। तो बैक ईएमएफ का फॉर्मूला जो लिख लेगा आपका
EB बराबर क्या निकलेगा, EB बराबर देखो V सप्लाई वोल्टेज होगा और माइनस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन होगा ये वाला, ये सेक्शन का इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, मतलब कि माइनस के IA और RA। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो EB बराबर V माइनस के IA RA, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यही आपको कौन सा दिख रहा है, देखो C ऑप्शन में दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो C है। ओके, अब देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्स। अब एक्स वाले पार्ट का नाम क्या है, देखो ये क्या होता है, पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिखा रखा है ये पोल का होता है। ये क्या होता है, डीसी मोटर हो, जनरेटर हो, उसमें स्टेटर पे लगा होता है ऊपर वाली साइड में। अंदर आप देखोगे जब खोल के तो आपको ये पोल और पोल शू दिखाई देगा, ठीक है। इसके पूरे को कहते हैं कि पोल, इसको कहते हैं पोल। ये जो ऊपर का हिस्सा है जहां पर मेरा कर्सर है इसे कहते हैं पोल कोर। इस पे वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग को होल्ड करने का काम क्या करता है, ये पोल शू करता है। और इसका दूसरा काम होता है आर्मेचर जो फील्ड का फ्लक्स है ना उसको स्प्रेड करने का, फैलाने का काम भी करता है। तो आप बताइए इसका कौन सा आंसर हो सकता है, इसका आ सकता है पोल शू, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखो 7वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम बताइए जो कि आपको यहां दिखा रखा है। ओके, देखो अब यहां पर देखिए क्या है कि इसमें आर्मेचर का सर्किट अलग है। यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आर्मेचर का सर्किट देखो, आप इस वाले क्वेश्चन को पहचान लोगे इसका आंसर क्या है। इसमें क्या है, देखो आर्मेचर का सर्किट अलग है और यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, और ये फील्ड का जो सर्किट है वो अलग है, ठीक है। तो फील्ड आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि यदि हम फील्ड को बाहर से सप्लाई देते हैं तो वो क्या सेपरेटली एक्साइटेड हो जाता है, क्या सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है। तो जहां पर सेपरेटली एक्साइटेड है वो उसका आंसर होगा। ओके, मतलब कि 7 क्वेश्चन का आंसर डी है। उसके बाद देखिए, विच एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द जनरेटर। ये जो जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो यहां पर इसका जो आंसर होगा, देखो क्या ऊष्मा को नहीं, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में क्या इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर फील्ड। मतलब ये जो आपको दिखा रखा है ना, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये है स्टेटर के पोल कोर का, ठीक है। क्या है, स्टेटर का पोल है। पोल के मैंने 2 पार्ट बताए थे, ये वाला पार्ट जिस पर वाइंडिंग लिपटी है इसे पोल कोर कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला इसे कहते हैं पोल शू। तो पोल कोर पे वाइंडिंग है। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 टर्मिनल बाहर हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 वाइंडिंग है, क्योंकि एक वाइंडिंग के 2 टर्मिनल बाहर जाएंगे, इसका मतलब 2 वाइंडिंग हो रखी है। इसमें दोनों वाइंडिंग जो है वो डिपेंड करेगी कि ये जो पोल की कोर है वो किस प्रकार का फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है। मतलब कम्युलेटिव करेगा या फिर डिफरेंशियल करेगा। कम्युलेटिव का मतलब यह है कि यदि दोनों जो वाइंडिंग है दोनों में सेम डायरेक्शन है फील्ड मतलब करंट की, तो वो कम्युलेटिव हो जाएगा, मतलब कि फ्लक्स ज्यादा बनेगा। और यदि क्या हो कि दोनों में से किसी एक की अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, ये जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो कम करेगा, क्योंकि एक दूसरे को डिमैग्नेटाइज या भी कम कर देंगे। ओके, तो अभी देखिए यहां पर क्या है, इसमें करंट कैसे बह रही है, देखो आपको मैं बता दूं। इसमें करंट एक तो इस प्रकार से बह रही है और इसमें इस प्रकार से बह रही है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। यदि ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर सेम दिशा में माना जाए, क्योंकि करंट ऐसे आ रही है इसके जस्ट अपोजिट हो जा रही है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाए, देखो इसमें ऐसे बह रही है और इसमें क्या है इस प्रकार से बह रही है, तो सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन हो जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशियल में आ जाएगा, किसमें, डिफरेंशियल में। और डिफरेंशियल तो आपको पता ही चल गया, कंपाउंड जनरेटर, मतलब कि सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, अब देखो 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, देखो सीधी सी मैं आपको बताऊं। देखो जो कॉर्क, ये जो पहला है कॉर्क स्क्रू रूल, ये क्या होता है कि ये पेचेस का नियम होता है। मतलब कि हम क्या करते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर के चारों ओर किस दिशा में बह रही हैं या फिर किस दिशा में रोटेट कर रही हैं, तो उस चीज को हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग का जो बी ऑप्शन है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम, वो हम मोटर पे करते हैं। रोटेशन मतलब आर्मेचर किस दिशा में घूम रहा है तो उसकी दिशा को या फिर रोटेशन की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड का नियम होता है वो जनरेटिंग ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए करते हैं। लेकिन ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि जो हमारा डीसी जनरेटर है या फिर डीसी मोटर है, ठीक है, तो वो किस पे काम करता है, फैराडे के लॉ के नियम पर काम करता है, वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी आंसर होगा। अब देखिए यहां पर 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर
डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो है ना फॉर्मूला अलग ही होता है, BLV sin थीटा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है ट्रांसफॉर्मर में आपने पढ़ा होगा कि 4.445 F, देखो टन पर फेज भी हो सकता है यहाँ पे, टन पर फेज, या फिर क्या हो सकता है जेड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, या फिर ट्रांसफॉर्मर में जो होता है कोई भी पार्ट मूव नहीं करता ना, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। तो अब इतना ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल इसके क्या है, सेम नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि मोटर क्या करता है, कोई भी पार्ट, एक पार्ट इसके अंदर ऐसा होगा जो क्या घूमेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, घूमने वाले पार्ट के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होगा, तो उससे क्या हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो उसका जो क्या है, जो फॉर्मूला है ना वो C है, मतलब कि BLV sin थीटा। इसमें देख लीजिए कि B का मतलब क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, और जो L है, L मतलब क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी कंडक्टर की। ठीक है, और ये V का मतलब वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, किस दिशा में घूम रहा है, वेलोसिटी मतलब वेग। ओके, और साइन थीटा क्या है, ये साइन थीटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। फिर आप क्या है, बैक ईएमएफ की जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है मशीन के अंदर, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका C ऑप्शन है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन, देखो लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्लेमिंग के, राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या फिर रोटेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, जैसे करंट, किसी एक कंडक्टर है, मतलब ये कंडक्टर है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि करंट प्रवाहित कर रहा हूँ, तो इसके चारों तरफ इस प्रकार से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता हुआ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। ठीक है, तो इस वाले नियम को तो कहते हैं हम क्रॉक स्क्रू नियम। ओके, अब इसके बाद आप देखिए ये राइट हैंड प्लाम रूल है। कौन सा रूल है, राइट हैंड प्लाम रूल। इसको मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, लेकिन फ्लेमिंग का जानिए पहले, फ्लेमिंग का नियम क्या होता है। देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का नियम मैंने आपको बता दिया था कि वो किसके लिए काम में आता है, मोटर के लिए काम में आता है। किसके लिए, मोटर के लिए, वो भी मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए। कौन सा, मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन। और जो राइट हैंड का नियम होता है वो किसके लिए काम आता है, ये काम आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है उसको ज्ञात करने के लिए, मतलब उसकी डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए, उसकी वैल्यू नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है उसको ज्ञात करने के लिए राइट हैंड का नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, फिर कौन सा बचा, राइट हैंड प्लाम रूल ही बचा है। ठीक है, ये उसका आंसर होगा, मतलब कि 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर का कौन सा वाला पार्ट है, सबसे बाहर का पार्ट है, जिसे हम योक या फिर फ्रेम कहते हैं। ओके, सबसे बाहर आपको दिखता है उसका योक या फ्रेम दिखता है, उसके अंदर क्या होता है, इसी के अंदर फिर कोर होती है, स्टेटर कोर। ठीक है, स्टेटर कोर पे पोल लगे होते हैं और उसके अंदर रोटरी पार्ट होता है जिसे आर्मेचर कहते हैं। तो ये सब चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, हाउ मैनी पैरेलल पाथ इन ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, देखो एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो यदि लैप वाइंडिंग है, इसने क्या है, लैप वाइंडिंग, और डुप्लेक्स, मतलब ये प्लेक्स करके होते हैं, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। अगर ड्यू है मतलब 2, ट्रिप्लेक्स है मतलब 3, और फोरप्लेक्स है मतलब कि 4, सिंप्लेक्स है मतलब 1। ये चीज ध्यान रखना आप। इसमें पैरेलल पाथ कह रहा है, पैरेलल पाथ कितने होंगे। ठीक है, अब यहां पर कितने दिए हैं, पोल दिए हैं, तो आपको मैं एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं। देखो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो हो जाएंगे ए, यदि आपको लैप वाइंडिंग दिया है, क्या दिया है, लैप, उसे एल कह देंगे। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स पी, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो भी ये प्लेक्स दिया है, जितना भी प्लेक्स दिया है, मतलब कि प्लेक्स, जितने भी प्लेक्स दिया है, 1 प्लेक्स है, 2 प्लेक्स है, टी प्लेक्स है, जैसा भी है, तो उसकी वैल्यू आप यहां पे रखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आएगा उसका आंसर होगा। ये केवल लैप के लिए है, किसके लिए, लैप वाइंडिंग के लिए। और जो वेव वाइंडिंग के लिए होगा वो इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। वेव वाइंडिंग के लिए क्या होगा कि अगर पोल जितने भी आपको दिए होंगे, बस उसको भाग कर देना, गुणा करने की बजाय क्या कर देना, भाग कर देना प्लेक्स से, PLEX। ओके, तो आप यहां पर देखिए P का मतलब 4 है, 4 पोल दिए हैं, और प्लेक्स के अंदर डुप्लेक्स है, मतलब 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर है। ओके,
अब देखिए 15वां क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर का कौन सा पार्ट होता है? आपको पता है ये अंदर का पार्ट रोटरी वाला पार्ट है, ये स्लॉट्स वगैरह है, इसके अंदर वाइंडिंग आती है, तो ये कौन सा आर्मेचर वाला पार्ट होता है, इसके अंदर क्या ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल्स होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं? वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, किसके? आर्मेचर के सीरीज में। आप सर्चिंग भी मारोगे तो आपको पता चल जाएगा इंटरपोल, आप ऐसे ही गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको पता चल जाएगा इंटरपोल होते क्या है। ठीक है, और इमेज के सेक्शन में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा जो मैन पोल होते हैं उनके बीच में लगे होते हैं ये। अगर 4 मैन पोल है हमारे तो 4 ही इंटरपोल होंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेसेसरी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखो डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को हम क्यों रखते हैं? जिससे कि वोल्टेज को बिल्डअप किया जा सके। क्या चीज? बिल्डअप द वोल्टेज। ओके, अब देखो 18वां क्वेश्चन, विच आर द 2 पॉइंट्स, मतलब ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स है द ब्रशेस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर द डीसी मशीन, जो कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। क्या? ब्रश संपर्क प्रतिरोध को। तो एक चीज ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा ध्यान से याद करना। इसका जो ऑप्शन है ना वो सी ऑप्शन है, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश और कम्यूटेटर। देखो ब्रश क्या होता है? ब्रश जो कि कलेक्ट करता है करंट को, बाहर ले जाने में मदद करता है। कम्यूटेटर क्या करता है? कम्यूटेटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि एसी को डीसी में, मतलब एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलने का काम करता है। ओके, अरेंजमेंट है एक प्रकार का। तो इन दोनों के बीच का बताया, बीच का कह रहा है कि कैसे मेजर, मतलब जो मेजर है वो क्या किन किन के बीच में है? ब्रश और कम्यूटेटर के। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेट इन द पोर्शन मास एस। मतलब जो एक्स वाला पोर्शन दिखा रखा है आपको, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये डीसी किसकी है? ये है डीसी जनरेटर की। किसकी? डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप एक चीज ध्यान रखें, डीसी जनरेटर के जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलता है वो बाद में मिलता है। सबसे पहले क्या हो जाती है? आर्मेचर रिएक्शंस हो जाती है, जिसके कारण वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये एक्स वाला पार्ट जो दिखा रखा है, वोल्टेज कम हो गई है, टर्मिनल वोल्टेज, ये किसके कारण है? आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो जहां पे आर्मेचर शब्द है, आर्मेचर रिएक्शन शब्द है, वो वाला उसका आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको ऑप्शन इसके क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं पहली से पहली। ओके, देखो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर। तो क्या है कंपाउंड जनरेटर का? आप नाम बताइए। यदि शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड इन द पैरेलल विद आर्मेचर। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर होगा, इसका मतलब 2 वाइंडिंग उसके अंदर होगी, और उसमें कहा है कि शंट फील्ड वाइंडिंग को जो है ना पैरेलल में कनेक्ट होना है, या पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है किसके? आर्मेचर के पैरेलल में। तो सीधी सी बात है, जब आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है तो वो कौन सा? शॉर्ट शंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट शंट। ठीक है, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, डी ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखिए 21वां, वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? देखो लैमिनेटेड बनाने का कारण केवल एडी करंट को कम करना होता है। ओके, तो इसका डी आंसर होगा। देखो 22वां क्वेश्चन, वाई आर्मेचर रिएक्शन ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम क्यों करते हैं, मतलब कम क्यों रखते हैं? हमेशा ध्यान रखना, देखो आर्मेचर का रेजिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि उसमें आर्मेचर में ड्रॉप ना हो बिल्कुल भी, तो उसका रेजिस्टेंस हम कम रखते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट वोल्टेज जो ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। देखो 23वां क्वेश्चन देखिए आप, 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। अब एक चीज बताइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करती है? डीसी जनरेटर वर्क करता है, या फिर क्या करता है? रोटेशन करता है, जिस कारण क्या होता है हमें वोल्टेज जो है आउटपुट पर मिल पाती है, फिर जो जनरेटर है वो वोल्टेज को जनरेट कर पाता है। ऐसा ही क्यों कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसका जो मैग्नेट बने हुए हैं ना पोल्स पे, वो सही से काम करते हैं। यदि हम उसको अलग दिशा में घुमाना या फिर उसकी अपोजिट दिशा में घुमाएंगे ना, तो उसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो सही दिशा में घुमाने का कारण यह है कि उसके रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड प्रोवाइड इन द लार्ज डीसी मशीन। मतलब बड़े जो मशीन्स होते हैं उनमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग, जैसे घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग को हिंदी में घुमावदार क्षतिपूर्ति कहते हैं।
ये चीज ध्यान रखना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग को जनरली किस लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। यदि देखो आर्मेचर रिएक्शन ऑप्शन में नहीं है, यदि दूसरा ऑप्शन है डीमैग्नेटाइज इफेक्ट को कम करने के लिए, तो वो भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ओके, ध्यान रखना आपसे भी। देखो 25वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रीजन, तो देखो आपको क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल टू द बिल्ड अप द वोल्टेज। अब इसमें यह कहा है कि बताओ डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर वोल्टेज को बिल्डअप करने में क्यों फेल हो जाता है, मतलब ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो वोल्टेज को जनरेट करना बंद कर दे। तो देखो ब्रश इज लूज कॉन्टैक्ट, देखो ये कारण एक तरह से हो भी सकता, पर स्पार्किंग होगी पर बिल्डअप करना बंद नहीं करेगा। ओके, आर्मेचर रिएक्शन इज मोर, आर्मेचर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन बिल्डअप करना बंद नहीं करेगा। ठीक है, तो एक फील्ड का क्या क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस। यदि फील्ड का रेजिस्टेंस इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है, तब क्या होता है कि वो वोल्टेज बिल्डअप करना बंद कर देगा। इसका मतलब यह है कि फील्ड के अंदर करंट तो जाएगी, लेकिन वो इतनी नहीं जा पाएगी जिससे कि उसका फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स बना सके। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं होगा तो जो आर्मेचर में कंडक्टर है वो कटने की नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होने की है। तो कारण क्या है, मतलब 25वां क्वेश्चन का सीधा सीधा जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, 26वां क्वेश्चन देखिए आप। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर, जनरेटर का आप नाम बताइए। इज द फील्ड इज कनेक्टेड द पैरेलल विद आर्मेचर, मतलब कि आर्मेचर के पैरेलल में क्या है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट है। आपको पता है कि जब आर्मेचर के पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगी तो वो शंट बन जाता है, तो इसका मतलब शंट जनरेटर होगा। ओके, अब देखो 27वां क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का पोल शू का काम क्या होता है, मैंने आपको दो काम बताए थे, एक तो वाइंडिंग को होल्ड करना, इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है वाइंडिंग को होल्ड, दूसरा ऑप्शन है कि एयर गैप फ्लक्स को फैला देना, किसको, जो एयर में फ्लक्स है उसको आर्मेचर के चारों ओर फैला देना। तो यही आंसर है, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। ओके, अब देखो 28वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। अब देखो डीसी जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग का काम क्या होता है। स्प्लिट रिंग का मतलब क्या होता है, स्लिप रिंग के दो भाग स्प्लिट रिंग कहलाते हैं। और स्प्लिट रिंग का क्या करते हैं, हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में हम करंट को बाहर ले सके। और दूसरे शब्दों में मैं आपको बता दूं, देखो स्प्लिट रिंग क्या होता है, कम्यूटेटर ही होता है एक तरह से। स्प्लिट रिंग बहुत छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया जाए तो वो कम्यूटेटर बन जाता है। ओके, और कम्यूटेटर क्या करता है, वो एसी को डीसी में बदलता है। मतलब क्या है कि करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता। ओके, सेम डायरेक्शन अगर पॉजिटिव में जा रही तो पॉजिटिव को ही बाहर देगा, इसका मतलब कलेक्ट द करंट यूनि डायरेक्शन। ओके, अब देखो 29वां क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। देखो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन ग्रेफाइट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही रखना है। ओके, बी ऑप्शन होगा इसका। अब देखो 30 क्वेश्चन, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। मतलब कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनरेटर अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्यों खो देता है। तो क्या कारण हो सकता है, देखो हैवी शॉर्ट सर्किट लोड, नहीं ये नहीं हो सकता। देखो रन विदाउट द लोड, कंटिन्यूसली बिना लोड के हम चलाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के चलाएं, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन वेरी ऑफ्टन, ये हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर यदि हम रोटेशन के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उसका खत्म ही हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, जब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ही नहीं बचेगा तो जनरेट भी नहीं करने का। तो इसका मतलब 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। ओके, अब देखो 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीटेड थ्रू द योक एंड पोल इन ए जनरेटर। देखो जनरेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार से कंप्लीट होता है, पहले क्या, पहले किस में जाएगा, योक मतलब पोल, पोल से योक से घूम के कहां जाएगा, आर्मेचर में जाता है, आर्मेचर के कंडक्टर्स। ठीक है, वाइंडिंग कंडक्ट्स द आर्मेचर, उसके बाद क्या फील्ड द्वार से पोल में जाता है। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके, अगर तो 32वां क्वेश्चन, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इफ लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर। मतलब कि अब देखो डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है।
आप समझिए जरा, देखो लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर के अंदर बताया था सबसे शुरू में मैंने कि आर्मेचर रिएक्शंस होती हैं। क्या होते हैं? आर्मेचर रिएक्शंस, जिस कारण वोल्टेज नीचे गिर रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ए ही आंसर होगा, बिकॉज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ओके, अब देखो 33वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। ये चीज ध्यान रखना, देखो ये तो का सीधा सीधा ध्यान रखना, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि कम्युलेटिव में फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण जो बिल्डअप वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा वोल्टेज को ज्यादा दूर तक हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। और ट्रांसमिट करते समय क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, तो हमें उस प्रकार की मोटर का यूज करना है जिससे कि ज्यादा वोल्टेज, हम एक्स्ट्रा वोल्टेज को जनरेट कर सकें, उस वाली एक्स्ट्रा वोल्टेज को जो कि हमें, जो लाइन में ड्रॉप हो जाती है और बाद में जितनी हमें चाहिए उतनी मिल जाए। तो वो चीज को समझते हुए क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर एक ऐसी मशीन होती है, ऐसी जनरेटर होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में वोल्टेज को देने के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखो 33वें का जो ऑप्शन है डी, वो आंसर हो गया उसका। 34वां क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज यूज टू इंप्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर इंसुलेशन रेजिस्टेंस को इंप्रूव करने का क्या मेथड हो सकता है। तो ध्यान रखना, जब हम किसी मशीन को बनाते हैं, उसमें वार्निश वगैरह डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको क्या रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा में देते हैं। क्या देते हैं? गर्म हवाएं, जिससे कि इंसुलेशन क्या हो सकता है और प्रॉपर करके सूख जाए, उसके नमी वगैरह जो वो चीज निकल जाए, और इंसुलेशन क्या हो, अपनी अच्छी स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो कि उसकी बहुत ज्यादा है उसकी बन जाए। ओके, तो 34वें क्वेश्चन का डी आंसर होगा। देखो 35वां क्वेश्चन क्या है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें क्या क्या है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अब आप एक चीज बताइए, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है ही नहीं तो कौन सा जनरेटर हो सकता है। आपको मैंने बताया था, देखो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में होता है। एक बार और मैं बता दूं आपको, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म केवल सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में होता है। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड का मतलब ये होगा वो खुद की धारा से ही अपना फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, अगर फ्लक्स पोल पर किसी बाहर से एक्सटर्नल हम दे के बना रहे हैं, सप्लाई को देकर बना रहे हैं, तो वो उससे सेपरेटली एक्साइटेड हो जाएगा। इसका मतलब ये है सेपरेटली एक्साइटेड में रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होने का ही नहीं है। तो वही चीज पूछ रहा है, बताइए ऐसी कौन सी मशीन है जिसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है। तो वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ओके, इसे हम बाहर से सप्लाई देते हैं। 36 देखिए, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। सीधा सीधा आप क्वेश्चन को याद रखना है, इसको आर्क वेल्डिंग जहां पे दिखाई दे वहां पे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर करना। मैं आपको कारण बता दूं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के अंदर होगा क्या कि वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और हमें वेल्डिंग्स करते समय क्या होता है कि कम वोल्टेज पर धारा ज्यादा चाहिए होती है, जिससे कि क्या सकता है स्पार्किंग के दौरान हीट जनरेट हो, वहां के जो मटेरियल है वो पिघल जाए। ओके, 36 का सी आंसर होगा। देखो 7 में देखिए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। मतलब वेव वाइंडिंग जो होती है डीसी जनरेटर के अंदर हम क्यों करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि हम क्यों करते हैं। देखो आपको मैं एक चीज लिखवा दूं, देखो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इनका यूज क्यों करते हैं। वैसे तो मैं यूज पूछ रहा है। देखो लैप वाइंडिंग जो है ना, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए, क्या लो वोल्टेज और हाई करंट के प्रयोग करते हैं। और जो वेव वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज, देखो हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए प्रयोग करते हैं। अब आप इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर है। वेव है, वेव में जहां पर लो करंट और हाई वोल्टेज आपको दिखा दे वो इसका आंसर है। देखो लो करंट यहां पर है और हाई वोल्टेज ये है, मतलब कि सी आंसर इसका है। ओके, 37वें का सी। अब देखो 38वां है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या होता है। ये जो प्रयुक्त तार हैं इनका उद्देश्य क्या होगा, आप जरा इसको बताइए। देखो ऑप्शन नंबर है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, या फिर न्यूट्रलाइज स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इंक्रीज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर स्मूथ रिसोर्स द करंट डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल ठीक, इसका ऑप्शन होगा डी। क्या चीज, इसका डी आंसर होगा। क्या होता है कि हम ये जो रेजिस्टेंस इंक्लूड करते हैं ना, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कम्यूटेशन को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। कम्यूटेशन एक शब्द होता है, उसको आप पढ़ोगे थ्योरी में, वैसे डिप्लोमा की बुक में और अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब करके बताया हुआ है। आईटीआई में भी शायद नहीं है ये कम्यूटेशन शब्द,
ओके, तो आप इतना ध्यान रखना, केवल ये जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, ये क्या होते हैं, जो ये क्या कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोन कॉपर के बने होते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ ब्रशेज लगे होते हैं कार्बन के, ठीक है, कार्बन के ब्रशेज लगे होते हैं, जिससे कि करंट को क्या है स्मूथली हम क्या कर सके, स्पार्किंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कार्बन ब्रशेज का, और ये रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं जिससे कि स्मूथली हम करंट को बाहर ले सकें डीसी जनरेटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 39 देखिए, वाई सॉलिड पोल्स यू आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर के अंदर जो सॉलिड पोल्स हैं उनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, सॉलिड पोल्स का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि रिलेक्टेंस जो होता है ना, जो फ्लक्स को कम कर देता है। देखो जैसा रेजिस्टेंस होता है ना करंट को रोकता है, उसी प्रकार से रिलेक्टेंस होता है ये फ्लक्स को रोकता है। तो अब हम ठोस बनाएंगे तो रिलेक्टेंस कम हो जाएगा, यदि क्या करेंगे, यदि हम ठोस नहीं बनाएंगे तो रिलेक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जैसे फ्लक्स क्या, फ्लक्स के कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या जनरेटिंग ईएमएफ जो है वो कम मिल पाएगा, फिर कह लो कि फ्लक्स कंडक्टर से कम कटेगा। ओके, तो इसका 39 का आंसर होगा डी। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योग, मतलब कि जो लार्ज कैपेसिटी के जो डीसी जनरेटर्स होते हैं उनका जो बाहर का योग होता है वो किसका बना होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, भारत स्किल में क्या दिया, रोल्ड स्टील दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर डी होगा। ओके, देखो आज की जो क्लास थी केवल इतनी ही थी, केवल 40 क्वेश्चन इस क्लास में थे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है शायद आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर नहीं अपलोड हुई होगी तो अपलोड हो जाएगी 1-2 दिन में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, उसके अंदर मे भी शायद 50 से 60 क्वेश्चन में 15 से 20 मिनट में करवाने की कोशिश करूंगा। ओके।